गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास है हमारी बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम और पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल। हमने गत टॉपिक में पढ़ा था कि जो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, अफवाह प्रणाली है एवं झीलें, उनका हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम जो राजस्थान का जो अफवाह प्रणाली है उसका हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, प्रवाह के अनुसार राजस्थान के अफवाह प्रणाली को हम 3 भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 3 भागों में बांटेंगे। पहला वो है जिनमें वे नदियां शामिल की जाती हैं जिनका जल अरब सागर में गिरता है, उनको हम अरब सागरीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें प्रमुख नदियां हैं लूणी है, माही है, सोम है, जाखम है, पश्चिमी बनास है और साबरमती है। जो अरावली के अधिकांश नदियां 99% जो नदियां हैं जो अरावली के पश्चिम दिशा में ही प्रवाहित होती हैं और वो कहाँ पे जाकर गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 की। वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है उनको हम बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह अफवाह तंत्र कहते हैं। वो इसके अंतर्गत वे नदियां आती हैं जो अरावली के पूर्वी दिशा में स्थित हैं। वे समस्त नदियां जो अरावली के पूर्वी दिशा में स्थित हैं और जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। अब ये बंगाल की खाड़ी कहाँ है? देखो, ये जो भारत का जो चित्र है, ये जो मानचित्र है, इधर इस पूर्व दिशा की ओर तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर। जो अरब सागर में आके जो नदियां गिरती हैं उनको बोलते हैं अरब सागरीय शाखा, और उनको बोलते हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं उनको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ। जिनका जल बंगाल की खाड़ी में आकर गिरे बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ, और जिनका जल अरब सागर में आके गिरे उनको बोलते हैं अरब सागरीय नदियाँ। नंबर 3 आता है हमारा आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। अब ये आंतरिक प्रवाह क्या होता है? मान लो किसी क्षेत्र से कोई नदी निकलकर 10, 20, 30 किलोमीटर प्रवाहित होके और एकदम में से लुप्त हो जाए, एक स्थान पे जाकर समाप्त हो जाए, उनको कहते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। अब वो समाप्त तो हो जाती हैं लेकिन आंतरिक भाग में या तो कहीं पे काष्ठ स्थलाकृतियाँ हों या चूने प्रधान चट्टानें हों, तो उनके आंतरिक भाग में ये प्रवाह होती हैं। उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियाँ हैं? गग्गर है, कांतली है, मेडा है, साबी है, मंथा है, रूपनगढ़ है, कांकनी नदी प्रमुख है। अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम जो नदी पढ़ेंगे वो अरब सागरीय क्षेत्र की जो पहली जो नदी है लूणी नदी। यह पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है जिसका जल अरब सागर में जाकर गिरता है। पॉइंट नंबर हमने डाला है, पहला है लूणी नदी। ठीक है, अब लूणी नदी क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राजस्थान बांगड़ा प्रदेश के दक्षिणी भाग में केवल एक महत्वपूर्ण जलधारा लूणी नदी है। अब ये जो राजस्थान का जो बांगड़ प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र जो नागौर के आसपास वाले जो क्षेत्र है उसको हम बांगड़ प्रदेश बोलते हैं। इस क्षेत्र की ये जो वाला भाग है इसको हम बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। इस क्षेत्र की एकमात्र ये नदी है। कौन सी नदी है? लूणी नदी है, जो अजमेर के आना सागर से निकलकर, अब ये जो अजमेर जो जिला है, यहाँ पे जो अजमेर जिला है, यहाँ की जो आना सागर झील है, कौन सी झील है? आना सागर। कहाँ पे है ये? अजमेर की आना सागर झील। यह एक मीठे पानी की झील है और वो कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, लूणी नदी अजमेर की आना सागर झील से निकलकर लगभग 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम तक, लगभग यहाँ से निकलकर ये 32 किलोमीटर दूर, ऐसे मान लो ये ऐसी बहती है दक्षिण पश्चिम की ओर, लगभग कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर तक बहती है तथा जोधपुर, बाड़मेर, जालोर आदि शुष्क क्षेत्रों से ये गुजरती है। अब कौन कौन से जिले आ रहे हैं? देखो, जोधपुर है, ये जोधपुर है,
जोधपुर है, बाड़मेर है और ये जालोर है, इनमें ये प्रवाहित होती है। अब ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर है। और ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? ये अजमेर जिले से निकलकर तो अजमेर में प्रवाहित हुई। अजमेर के बाद में कौन सा है? जोधपुर है। और जोधपुर के बाद में क्या है? बाड़मेर है। और बाड़मेर के बाद में कौन सा जिला आता है? यहाँ पे जालोर आता है। तो इसका प्रमुख जो प्रवाह क्षेत्र है जो अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में है। और ये इसकी लगभग कितनी लंबाई है? 330 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, इसका टोटल अपवाह क्षेत्र है 34,866 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो टोटल अपवाह क्षेत्र है, ये कितने क्षेत्रफल में ये प्रवाहित होती है? ये कितने क्षेत्र को कवर करती है? 34,866.40 वर्ग किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। टोटल लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर है इसकी। और ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? अजमेर की आना सागर झील से तो ये निकलती है और जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में ये प्रवाहित होती है। और ये क्षेत्र कौन सा आता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है, जो जालोर का बांगर प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, वो नागौर का बांगर प्रदेश, ये जो प्रदेश है इसको किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। लूणी नदी के स्रोत पर तालोड़ रोड के समीप इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है जो लेटेराइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? लेटेराइट जो मृदा है, लेटेराइट जो मृदा है उससे निर्मित है, उससे निर्मित है। ठीक, आगे चलते हैं। अजमेर के समीप अरावली ढालों में लूनी नदी निकलकर 10 किलोमीटर बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है और इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.40% भूभाग आता है। प्रतिशत भूभाग आता है। किसका आता है? टोटल जो राजस्थान का समस्त अपवाह क्षेत्र है उसका 10.40% भूभाग आता है जिस पर यह प्रवाहित होती है। मान लिया राजस्थान का जो टोटल अपवाह क्षेत्र है वो कितना मान लिया हमने? 100% मान लिया। ठीक है, अभी इस 100 में से जो लूनी नदी का जो बेसिन है, लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो टोटल कितना प्रतिशत है? 10.40% है। 100 में से कितना है? 10.40% है या 10.40% है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर अरावली पर्वतमाला से छोटी छोटी नदियां इसके अंदर आकर मिल जाती हैं, जो जैसे लालरी, इनमें प्रमुख हैं लालरी, बांडी, सूकरी, बांडी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी, आदि प्रमुख हैं। लूनी नदी का जल बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा रहता है। बाड़मेर में जो बालोतरा है, तहसील है, गांव का नाम भी बालोतरा है, बालोतरा तक मीठा रहता है। और इसके बाद में
पश्चात खारा हो जाता है और ये कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में जाकर गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। इसका दोबारा रिवीजन कर लो। देखो, यह राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। ठीक, यह अजमेर के आना सागर झील से निकलती है। अजमेर की आना सागर झील से निकलती है और इसकी टोटल कितनी लंबाई है? 330 किलोमीटर है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक, अब ये राजस्थान के अजमेर जिले से निकलकर यह जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में प्रवाहित होती है और जिस क्षेत्र से यह निकलती है उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बांगर प्रदेश। ठीक, और इस संपूर्ण क्षेत्र को बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश, जो अरावली के जस्ट पश्चिम की ओर स्थित है। अरावली के सहारे सारे अर्ध शुष्क प्रदेश स्थित है। ठीक है, अब ये जो नदी जहां पर प्रवाहित होती है उसमें लेटेराइट जो मृदा होती है, इसका जो पाट है, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, वो लेटेराइट मृदा से निर्मित है। रेगिस्तान तो है ही, लेकिन इसमें लेटेराइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ये जो जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो राजस्थान का टोटल अपवाह क्षेत्र है, उसका 10.40% भूभाग ये कवर करती है। कितना प्रतिशत भूभाग? 10.40%। ठीक, कितना प्रतिशत कवर करती है ये? 10.40%। अब ये जो नदी है वो आना सागर झील से निकलने के बाद में इसके अंदर बाईं ओर से और दाईं ओर से, अब ये जो प्रवाहित हो रही है इसकी बाईं ओर तो ये है और दाईं ओर ये है। इधर से और इधर से यदि मान लो कोई नदियां आकर इसमें मिल रही हैं तो इसका जो टोटल अपवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये टोटल क्षेत्र कहलाएगा। जो जो नदियां भी इसमें आकर मिल रही है उनका क्षेत्र प्लस इसका स्वयं का क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। तो टोटल अपवाह क्षेत्र कितना है? 10.40। अभी 10.40 को यदि क्षेत्रफल में यदि काउंट कर दें, हैं वर्ग किलोमीटर में काउंट करें तो ये कितना आएगा? 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है। इसका टोटल अपवाह क्षेत्र का यदि क्षेत्रफल निकाल दें हम लोग तो 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी है? लालरी है, बांडी है, सूकरी है, जमाई है, मेटड़ी है, सरस्वती है, जोजरी है आदि है। अब यदि बात करते हैं तो इसके अंदर इसमें से पाई जाने वाली एक भी नदी नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये छोटी छोटी नदियां इसके अंदर आकर मिलती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लूनी की सहायक नदियां। ठीक है, ये छोटी छोटी जलधाराएं हैं जिनसे ये लूनी नदी प्रवाहित होती है और लूनी नदी का जो जल क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। अब ये जो लूनी नदी है इसमें एक विशेषता पाई जाती है। वो विशेषता क्या है कि जब ये लूनी नदी अजमेर से आना सागर झील से निकलती है तो ये आना सागर झील से निकलने के बाद में ये अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर में जब ये बालोतरा में प्रवेश करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है? बालोतरा में। अब ये गांव का नाम है बालोतरा, बाड़मेर का जो बालोतरा है उस स्थान पर जाने के बाद में इस स्थान तक तो क्या रहती है? मीठे जल की प्रवाह क्षेत्र रहता है और जैसे ही इस बालोतरा से आगे ये निकलती है तब इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये एक इसकी एक विशेषता है। क्या है कि बालोतरा तक तो इसमें मीठा पानी रहता है और बालोतरा से जस्ट नीचे की ओर जाती है, प्रवाहित होती है तो इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और जैसे ही आगे की ओर निकलती है और जालोर को और गुजरात को पार करते हुए ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। एक तो कच्छ की खाड़ी है
राजस्थान से जस्ट पास में कच्छ की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी के जस्ट नीचे क्या है, खंबात की खाड़ी है। अब ये जैसे भारत के नक्शे में ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, तो ये तो है कच्छ की खाड़ी और ये है ये तो है कच्छ की खाड़ी और ये है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी तो हमारे राजस्थान के बिल्कुल समीप में स्थित है और खंबात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी से दूर स्थित है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, 10.40% भूभाग है और इसका क्षेत्रफल यदि निकाल दें तो 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद में यदि हम अध्ययन करें तो इसके बाद में हम बात करते हैं माही नदी की। ठीक है, उतार लेना इसको, बात करेंगे माही नदी की। बात करते हैं माही नदी की। ये हमने लूनी पढ़ ली, अब बात करते हैं माही नदी की। ये लो माही नदी, यह नदी भी अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी, माही जो नदी है वो मध्य प्रदेश के अममोरू जिले से निकलकर, ये कहां पे स्थित है, एमपी में, एमपी के अममोरू जिले से निकलकर, कौन से जिले से, अममोरू जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात, मान लो ये एमपी का अममोरू जिला है, अब ये उत्तर की ओर बहने के पश्चात, उत्तर की ओर बहने के पश्चात खादू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भागों में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। अब ये देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इधर है। ठीक, अब ये मान लो यहां मान लो एमपी का अममोरू जिला है, अममोरू जिला है, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई, ठीक है, किधर, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ये बांसवाड़ा के कौन से जिले में, बांसवाड़ा के खादू जो गांव का नाम है वहां पे प्रवेश करती है। ठीक है, यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर लगभग 576 किलोमीटर बहने के बाद, यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात, कहां तक, नरवाली तक बहने के पश्चात, नरवाली तक बहने के पश्चात, नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरन,
चाप और मोरन आदि है। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। देखो, ये जो बांसवाड़ा जिला है, ये वाला, और इस बांसवाड़ा जिले के जस्ट ऊपर कौन सा जिला है? डूंगरपुर। ठीक, डूंगरपुर, यह है बांसवाड़ा। ठीक, अब ये जो नदी है, जो मान लो यहां से एक कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक, तो यदि ये मान लो ये यहां से प्रवेश करती है, यहां से, ठीक, यहां से प्रवेश करती है, तो इस रेखा को काटकर और ये सीमा बनाकर और ये वापस इस तरह बहती है। तो इस रेखा को ये एक बार काट दिया और ये वापस इसको आ रही है काटकर, तो ये कर्क रेखा को राजस्थान में कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। मान लिया ये है अब मोरू जिला, कहां का है? एमपी का, और ये उत्तर में प्रवाहित होने के बाद में, ठीक है, ये क्या है? बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद ये डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए ये वापस बांसवाड़ा के मध्यवर्ती भाग से ये निकलती है और जाकर कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में, जो कहां पे स्थित है? अरब सागर में। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर की है ये? 576 किलोमीटर की। दोबारा देखना, इसको दोबारा समझना। हम पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में दूसरी प्रमुख नदी है माही नदी। ये क्या है? माही नदी। ये जो माही नदी है ये एमपी के अमरोहा जिले से निकल कर और राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिले का जो गांव है वो है खादू गांव के निकट ये क्या करती है? प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में ये नरवाली तक प्रवेश करती है। नरवाली तक बहने के बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर, यहां से इधर की ओर लगभग 576 किलोमीटर प्रवाहित होती है। टोटल लंबाई कितनी होगी नरवाली से? 576 किलोमीटर। और ये कहां पे जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कच्छ की खाड़ी के जस्ट नीचे वाली जो खाड़ी है उसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यह डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई, यदि मान लो ये डूंगरपुर जिला है तो इसकी जो दक्षिणी वाली सीमा बनाती हुई यह बांसवाड़ा के मध्य से ये प्रवाहित होती है। ये यहाँ पे प्रवेश की और बांसवाड़ा की दक्षिणी सीमा बनाती हुई ये डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई ये बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होते हुए ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरन आदि। कौन कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरन हैं। अब ये बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर
अब ये जो नदी है, इसमें ये जो बांसवाड़ा जिला है, इसमें ये इस नदी के किनारे पर माही बजाज सागर बनाया गया है। कौन सा सागर है? माही बजाज सागर। ठीक है, कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और राजस्थान में। और ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक तो प्रवेश करते समय काटती है और एक वापस लौटते समय इसको काटती है। ये हमारी है माही नदी। अब इसके पश्चात हम लोग इससे आगे वाली जो नदी है, अब वो नदी है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। उसका अध्ययन करेंगे। नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है लूणी, दूसरी है माही, तीसरी नदी है सोम। अब हम इसका वर्णन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कितने किलोमीटर लंबी है ये? 576 किलोमीटर लंबी। और ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है माही नदी? 2 बार काटने का कार्य करती है। कितनी बार काटने का कार्य करती है? 2 बार काटने का कार्य करती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये एमपी के अममोरू जिले से निकलती है। और राजस्थान का जो बांसवाड़ा जो जिला है, उसका जो गांव है खादू, वहां पे ये इसमें प्रवेश करती है। ठीक है, और बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है इसके किनारे पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। ठीक, माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। अब बात करते हैं हम लोग सोम नदी की। नंबर 3 पे कौन सी नदी है? सोम नदी। ये जो सोम नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये माही नदी की सहायक नदी है। अब ये जो सोम नदी है जो उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास, उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित, कौन से जंगल हैं? बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछा मेड़ा स्थान है। बिछा मेड़ा जो स्थान है, वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम वह स्थान होता है जहां से नदियां निकलती हैं। सोम नदी उदयपुर जिले के निकट ऋषभदेव के बाबड़वाला जंगलों के मध्य स्थित बिछा मेड़ा से ये निकलती है। दोबारा देखना, इस नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जो जंगल हैं उनमें एक स्थान है बिछा मेड़ा। वहां से ये क्या है? नदी निकलती है। और नदी निकलने के बाद में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई, दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और फिर डूंगरपुर की सीमा के साथ में बहते हुए, कौन सी सीमा के साथ? डूंगरपुर की सीमा के साथ बहती हुई वेणेश्वर स्थान पर अब ये इसकी पूर्व दिशा में है। वेणेश्वर स्थान पर
माही में मिल जाती है। जो माही नदी है, माही नदी में मिल जाती है। ठीक, आगे इसकी सहायक नदियां हैं जोखम, गोमती, सारणी। जोखम, गोमती, सारणी। देखिए ये जो नदी है, जो कौन सी नदी है? सोम नदी है। उदयपुर, अब ये उदयपुर कहां है? ये उदयपुर यहां है, ये वाला स्थान है। उदयपुर के ऋषभदेव के पास एक स्थान है, फेमस स्थान है, ये देवताओं का स्थान है ऋषभदेव। यह उदयपुर के ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगल हैं। उन जंगलों में स्थित बिछामेड़ा की जो पहाड़ियां हैं, वहां से ये नदी क्या होती है? निकलती है। मान लिया ये बिछामेड़ा की पहाड़ियां ये हैं। ठीक, अब ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई डूंगरपुर की सीमा के पास, तो डूंगरपुर मान लिया ये है, तो डूंगरपुर की सीमा के पास पूर्व में बहती हुई, पूर्व में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? वेणेश्वर धाम है, मान लो ये वेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। वेणेश्वर धाम के वेणेश्वर स्थान पर माही नदी में मिल जाती, और माही नदी ये ऐसे आई तो यहां पर नदी मिल गई। अब ये जो सोम है और माही है, और एक नदी आकर यहां पे मिलती है जाखम, तो ये है सोम और ये है माही। तो नदियां कितनी हो गई? 1, 2 और 3, 3 नदियां हो गई। 3 नदियां जहां पर आकर मिलती हैं उनको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ठीक है, अब ये जो वेणेश्वर जो धाम है जहां पर ये 3 नदियां आकर मिलती हैं, पहली हमने पढ़ी है माही, दूसरी हमने पढ़ी है सोम, और तीसरी हम पढ़ेंगे जाखम इसके बाद में। तो जब ये 3 नदियां एक स्थान पर आकर मिलती हैं तो इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। अब ये जो त्रिवेणी संगम है वो कहां पर स्थित है? वेणेश्वर धाम के पास में स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। जो यहाँ पे जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में जो जनजातियां निवास करती हैं, उन जनजातियों का ये क्या है? कुंभ कहलाता है। कौन सा स्थान? वेणेश्वर जो धाम है जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, उसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो जो वेणेश्वर धाम है वो यहाँ की जो जनजातियां हैं, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, यहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती है उनका कुंभ कहा जाता है। ठीक है, और ये फेमस स्थान है वेणेश्वर धाम। कौन कौन सी नदियां? सोम, माही, जाखम नदियों का यहाँ पे क्या है? संगम है। अब ये जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जाखम है, जाखम है, गोमती है और सारणी है। कौन कौन सी है? जाखम है, गोमती है और सारणी है। जब ये नदी उदयपुर से निकलती है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नदियां इसमें छोटी छोटी धाराओं में आकर मिल जाती। तो वो धाराएं कौन कौन सी हैं? जाखम है, गोमती है और सारणी है। ठीक है, 3 नदियां हैं। किधर प्रवाहित होती है? ये उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलकर ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते, इस दिशा में ये प्रवाहित होती है। और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई यह वेणेश्वर में किससे मिल जाती है? माही से मिल जाती है। और माही में एक नदी होकर आकर मिल जाए जाखम, तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन जाता है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? वेणेश्वर धाम के स्थान पर। ठीक है, और ये वेणेश्वर जो धाम है, जो यहाँ पर निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां, इनका क्या कहलाता है? ये कुंभ कहलाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? और डूंगरपुर में स्थित है। और इनकी जो फेमस जो सहायक नदियां हैं वो जाखम है, गोमती है और सारणी है। इसके बाद में हम लोग जाखम नदी को हम पढ़ेंगे। अब देखो जो वेणेश्वर जो धाम है वो किन किन नदियों के संगम पर है? पहली है माही नदी, फिर माही में आकर मिलती है सोम नदी, और फिर अब ये जो तीसरी नदी है
वो आकर मिलेगी यहां पर। देखो आगे आगे है जाखम। जाखम नदी, जाखम नदी, यह नदी छोटी सादड़ी के निकट से निकलती है। छोटी सादड़ी से इसका क्या है, उद्गम है। छोटी सादड़ी के पास है, यानी गांव का नाम है छोटी सादड़ी, उसके पास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में बहते हुए, कौन से जिले में बह रही है ये, प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई उदयपुर जिले के धारियावाद तहसील में प्रवेश करती है। ठीक, आगे चलकर यह सोम नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है ये, सोम नदी में। इसका उद्गम स्थान है छोटी सादड़ी, और यह प्रवाहित होती हुई प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई, कौन से जिले में बह रही है ये, प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई उदयपुर जिले के धारियावाद तहसील में। अब ये मैंने कहां बताया था, उदयपुर जिला यहां पर, और यहां से कौन सी नदी निकल रही है, सोम नदी निकल रही है। अब ये मान लो ये सोम नदी ऐसे निकल रही है, तो ये उदयपुर जिले में यहां पे आकर ये मिल जाती है। तो ये जहां मिलती है वहां पे बोलते हैं जाखम और सोम का मिलन स्थल। और यदि ये बाद में आ जाता है हमारा डूंगरपुर, तो यहां पे जाकर मिल जाती है, किससे, ये माही नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पे इसमें पानी किस किस का आ रहा है, सोम और जाखम का, तो दो नदियां तो ये हो गई। अब तीसरी नदी क्या हो गई, माही नदी हो गई। तो माही नदी और ये दोनों नदियां मिलकर बनती हैं त्रिवेणी संगम। कहां बनाती है ये, गणेश्वर धाम में। कहां से निकलती है, छोटी सादड़ी से इसका क्या है, उद्गम स्थान है। प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई उदयपुर जिले के धारियावाद तहसील में प्रवेश करती है और सोम नदी में मिल जाती है। इसके बाद में क्या करती है, धारियावाद तहसील में ये प्रवेश करती है, और इसके बाद में क्या होती है, सोम नदी में मिल जाती है। और जहां पे तीनों नदियां मिल जाती हैं वहां पे त्रिवेणी संगम बन जाता है। ठीक है, कंप्लीट ये। इसके बाद है पश्चिमी बनास। कौन सी बनास, पश्चिमी बनास है। पश्चिमी बनास, देखिए इस नदी का उद्गम स्थान, कौन सी नदी का उद्गम स्थान, इस नदी का उद्गम स्थान अरावली के पश्चिम ढाल है। अरावली के क्या है, अरावली के पश्चिमी ढाल है, जो सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई, सिरोही जिले में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। अंत में कच्छ की खाड़ी, अंत में कच्छ की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इस कच्छ की खाड़ी में भी कौन सा है, लिटिल रन में, लिटिल यानी छोटा
और रन का मतलब होता है वहां का क्षेत्र, इसमें विलीन हो जाती है। अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर ये सिरोही में प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी और इसका छोटा भाग है लिटिल रन, उसमें जाकर ये विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। आगे आती है साबरमती। साबरमती नदी, ये जो साबरमती नदी है जो उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में होते हुए, इसका उद्गम कहां है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में होते हुए ये उदयपुर जिले में बहुत कम बहती है। अब ये निकलती तो कहां है? उदयपुर जिले से निकलती है और उदयपुर जिले के भी दक्षिणी भाग में होती हुई है। कौन से भाग में? दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती हुई, उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती हुई यह उदयपुर में बहुत कम मात्रा में बहती है। इसका अधिकतर अपवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में है। इसका अधिकतर अपवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। इसलिए यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। इस कारण यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। यदि जिस नदी का अपवाह क्षेत्र जिस राज्य में अधिक होगा वह नदी उस राज्य की मुख्य नदी कहलाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां वाकल, वाकल है, हतमती, बेतरक, और माजम आदि। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां उदयपुर तथा डूंगरपुर से निकलती हैं। ठीक से निकलती हैं और यह अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखिए जो साबरमती जो नदी है वो उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती है। इसका उद्गम कहाँ है? उदयपुर जिले में है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये बहती है। अधिकतर प्रवाह क्षेत्र इसका किस में है? गुजरात में। जैसे ही ये मान लो उदयपुर से निकली और निकलते ही क्या ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान में इसका भाग क्या है? बिल्कुल कम है। इसका 70% से ज्यादा भाग किसमें है? गुजरात में। तो यदि जिसका ज्यादा भाग जिस राज्य में होगा उसका प्रभाव उसी राज्य में ज्यादा होगा। तो यह गुजरात की क्या है? मुख्य नदी है, अर्थात ये राजस्थान की मुख्य नदी नहीं है। अधिकतर अपवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है, इस कारण यह नदी गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है और कही जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां वाकल, हतमती, बेतरक, माजम आदि हैं। और सहायक नदियां उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले से निकलती है। जितनी भी जो नदियां हैं वाकल, हतमती, बेतरक और माजम, ये कहां से निकलते हैं? उदयपुर और डूंगरपुर से ही ये निकलते हैं और यह अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कच्छ की खाड़ी में नहीं, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये पश्चिमी बनास कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है और ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में।
इस तरह यह है हमारा जो अरब सागरीय जो प्रवाह क्षेत्र है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में तत्पश्चात इसके बाद में हम उन नदियों का अध्ययन करेंगे जो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, उनको हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक, जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से है चंबल नदी और बनास नदी है। चंबल नदी है और बनास नदी है। ठीक, देखिए पहली नदी कौन सी है? चंबल नदी। पहली आती है चंबल नदी। ठीक, देखो चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मणवती है। क्या नाम इसका? चर्मणवती। प्राचीन नाम क्या है? चर्मणवती। या चर्मवती। ठीक है, चर्मवती या चर्मणवती, कोई सा भी मान लो। ठीक है, इसको कामधेनु नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? कामधेनु नदी भी कहा जाता है। पहला नाम क्या है? चर्मवती या चर्मणवती, और दूसरा नाम है कामधेनु। उद्गम कहां है? देखो इसका एमपी के में जो जानापावा की पहाड़ियां हैं, एमपी में जो महू नामक स्थान है उसकी जानापावा पहाड़ियों पे, एमपी की जानापावा पहाड़ियों, और ये कहां है? महू के निकट। ठीक, दूसरा है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है जानापावा की पहाड़ियों की? 616 मीटर। कितनी है? 616 मीटर है। और ये कहां पे स्थित है? विंध्यन कागारों, विंध्यन कागारों के उत्तरी पार्श्व में, विंध्यन कागारों के उत्तरी किनारों पर। ठीक है, मान लिया ये विंध्यन पर्वतमाला है, ये विंध्यन पर्वतमाला है। अब इसके उत्तरी किनारे कहां होंगे? इधर होंगे, ये नॉर्थ किनारे। ठीक, और इसके दक्षिणी किनारे कहां होंगे? इसके साउथ किनारे नीचे की ओर होंगे। तो जो विंध्यन जो पर्वतमाला है उसके कौन से किनारे हैं? उत्तरी भाग में जो किनारे हैं, पार्श्व हैं, उत्तरी किनारे ये या पार्श्व, उनसे ये नदी निकलती है। और उनमें ही कौन सी पहाड़ियां स्थित है? जानापावा की पहाड़ियां जो महू के निकट स्थित हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर ऊंचाई है। वहां से ये नदी निकलती, इसको क्या बोलते हैं? उद्गम क्षेत्र। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। यह लगभग 325 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे सक्रिय तीव्र गति से होकर बहती है। यह है लगभग 325 किलोमीटर लंबे, सकड़े और तीव्र गति में,
सकरे और तीव्र गर्त में प्रवाहित होती है। ठीक है, अपने स्रोत से 884 मीटर की ऊंचाई से, अपने स्रोत से 884 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई तक चौरासी गढ़ से कोटा तक पुनः यानी दोबारा एक गार्ज के लगभग 113 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यह 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इस स्थान पर नदी का तल तीन 300 मीटर चौड़ा है। और भैंसरोडगढ़ के पास में बामनी नदी इसमें आकर मिलती है। इसके 5 किलोमीटर आगे, किसके? बामनी नदी के 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे चूलिया जलप्रपात स्थित है। यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर कोटा में बहती है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर और मुड़कर कोटा में प्रवाहित होती है। यह कोटा और सवाई माधोपुर के बीच
सीमा बनाती है। रामेश्वर स्थान पर बनास का पानी लेकर यह आगे प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी काली सिंध, नोनेरा के पास इसमें मिलती है। यह लगभग 966 किलोमीटर प्रवाहित होकर मुरादागंज के पास यमुना में मिलती है। देखिए, इसको दोबारा देखते हैं। जो चंबल नदी है, इसका जो दूसरा नाम है, साहित्य में इसको चर्मवती या चर्मणवती के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है कामधेनु। इसका उद्गम स्थान एमपी यानी मध्य प्रदेश की जानापावा की जो पहाड़ियां हैं उनसे होता है, जिनकी ऊंचाई है लगभग 616 मीटर के पास। ठीक है, ये जो जानापावा की जो पहाड़ियां हैं, जो महू नामक जो गांव है, जो स्थान है, उसके पास में स्थित हैं। और ये जो गांव है और ये जो पहाड़ियां हैं, वो जो विंध्ययन पर्वतमाला है उनके उत्तरी ढालों पर स्थित हैं। कौन सी पर्वतमाला के? विंध्ययन पर्वतमाला के जो उत्तरी जो पार्श्व किनारे हैं वहां पर स्थित हैं। तो ये जो पहाड़ियां हैं वो उत्तरी किनारों पर स्थित हैं। यह लगभग इस उद्गम स्थान से 325 किलोमीटर लंबे और सकरे और तीव्र गति से प्रवाहित होती है। जिस मार्ग में ये प्रवाहित होती है वो लगभग 350 किलोमीटर तो क्या है, लंबा है, और वो क्या है, बिल्कुल सकरा है, और उसमें ये तीव्र गति से प्रवाहित होती है। क्योंकि ये ऊंचाई से यदि प्रवाहित होती है तो पानी का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिस पानी का वेग ज्यादा होगा तो वो बिल्कुल कम चौड़ाई वाले स्थानों पर प्रवाहित होगा गति के साथ में। अपने स्रोत से 884 मीटर की ऊंचाई से, जो इसका स्रोत है, उद्गम है, उससे भी कितनी ऊंचाई है, 884 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई, उससे भी कितनी, 50 मीटर की ऊंचाई तक 84 गढ़ से कोटा तक पुनः यह एक गार्ज में प्रवाहित होती है। और उस गार्ज की लंबाई कितनी है, लगभग 113 किलोमीटर है। 84 गढ़ तक ये 113 किलोमीटर लंबे गार्ज में प्रवाहित होती है।
इसके पश्चात यह 84 के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इतने लंबे गार्ज में प्रवाहित होने के बाद में यह राजस्थान में प्रवेश करती है। इस स्थान पर नदी का तल 300 मीटर चौड़ा है। ये जो स्थान है 84 के आसपास वाला, वहां पर इसकी जो चौड़ाई है समुद्र तल से 300 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भैंसरोडगढ़ के पास इसके अंदर एक नदी है, बामनी नदी, वो इसमें आकर मिलती है, जिसमें 5 किलोमीटर आगे चलने पर एक प्रपात स्थित है, जहां पर पानी ऊंचाई से गिरता है। उसका नाम है चूलिया जल प्रपात। वहां पर वो स्थित है। किसके पास है? भैंसरोडगढ़ के पास में। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर, अब ये दिशा कौन सी है? मान लो ये नदी यहां से प्रवेश करती है। अब ये किधर जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, किधर जा रही है? ये उत्तर पूर्व की ओर। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर कोटा में प्रवेश करती है। अब ये उत्तर पूर्व है तो कोटा आ गया, कोटा में प्रवेश करती है। कोटा में प्रवेश करने के बाद में ये जो सवाई माधोपुर है और ये जो कोटा है, इसके मध्य में क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है। और रामेश्वर जो स्थान है इसके आगे, कहां पे? सवाई माधोपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में, वहां पे ये बनास नदी का पानी लेती है। तो रामेश्वरम के पास में क्या मिल जाती है? बनास नदी इसके अंतर्गत मिल जाती है। नंबर 2 जो नदी है बनास, वो कहां पे जाकर मिलती है? रामेश्वरम के पास में। रामेश्वरम के पास में ये बनास नदी का पानी लेकर आगे प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदी काली सिंध। तो नदी नंबर 3 काली सिंध जो नोनेरा है सवाई माधोपुर के पास में, वहां पे ये इसमें मिल जाती है। काली सिंध किस में मिलती है? नोनेरा के पास में चंबल नदी में मिल जाती है। और मिलने के बाद में यह आगे प्रवेश करती है। तो टोटल इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर। प्रवाहित होकर यह नदी लगभग 966 किलोमीटर प्रवाहित होकर मुरादागंज के पास यमुना में मिल जाती है। अब ये यमुना कहां पे है? एमपी में यूपी में है। मुरादागंज उत्तर प्रदेश में जाकर ये किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। तो इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो है बामनी नदी है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है काली सिंध और तीसरी नदी है बनास। तो 3 नदियां हैं, बामनी नदी है, बनास नदी है और काली सिंध, जो आगे हम इनका वर्णन करेंगे। एक तो है बनास और दूसरी है काली सिंध और तीसरी कौन सी है? बामनी नदी, जो इसके अंतर्गत नहीं दे रखी। और यहां पे मैं डाल देता हूं बामनी नदी। ठीक, चलते हैं आगे। इसी नदी पर, कौन सी नदी पर? जो चंबल नदी है उसी पर कोटा के जो आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, स्थित है। यहीं पर कोटा बैराज स्थित है। इसी नदी के ऊपर। और यहीं पर गांधी सागर बांध, कौन सा बांध? गांधी सागर बांध बनाया गया है। अब एक ही नदी पर इतने जो बांध बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि जब इस नदी में पानी की आवक ज्यादा हो जाती है बरसात के दिनों में, तो इस नदी की जो बाढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको कम करने के लिए इस नदी के किनारों पर क्या किया गया है? सागरों का निर्माण किया गया है, अर्थात बांधों का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा विद्युत का उत्पादन और सिंचाई की व्यवस्था को बनाया गया है। यहाँ पे
नहरी तंत्र का विकास किया गया है। अर्थात कोटा जो राज्य, वो कोटा जो जिला है, जो कोटा जो संभाग है, उसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं और उसमें एक प्रमुख नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी पर ही सिंचाई व्यवस्था और जल विद्युत की आपूर्ति के लिए यहाँ पर बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रमुख सागर है महाराणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज आदि आदि हैं। इस पर कितने बांध बनाए गए हैं? प्रमुख रूप से 3 बांध बनाए गए हैं, जो कि पास पास में ही स्थित हैं। ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं इसकी सहायक नदी? एक तो बामनी नदी है, दूसरी है काली सिंध है, तीसरी कौन सी है? बनास है। बामनी, बनास और काली सिंध, ये प्रमुख नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। इनको याद करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं हम लोग बनास नदी की। बनास नदी का उद्गम स्थान है उद्गम, बनास नदी का उद्गम स्थान है अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियां। अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियां। ठीक। इसके आगे इस नदी को बनास नाम है, इस कारण इसको कहा जाता है वन की आशा। बनास नदी का शाब्दिक अर्थ है वन की आशा, जिसका उद्गम स्थान कहां है? अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियां हैं, जो कांकरोली और नाथद्वारा के मध्य। कांकरोली और नाथद्वारा मध्य अपवाह क्षेत्र से निकलती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कांकरोली और नाथद्वारा के मध्य अपवाह क्षेत्र से निकलती है। यह नदी कुंभलगढ़ से मेवाड़ का पठार तक दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी चित्तौड़ व भीलवाड़ा जिलों से बिंगोद के पास बेडज का पानी लेकर
बेडच नदी का पानी लेकर रामेश्वरम के पास चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर लंबाई। और सहायक नदियां हैं कोठारी, बेडच, खारी और मैनाल आदि। बिंगोद और मांडलगढ़ के मध्य, ये जो बिंगोद है, बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य बेडच और मेलाल नदियों का बनास, बेडच और मेनाल नदियों का संगम स्थल है। नदियों का संगम स्थल है। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। जो हमारी जो प्रमुख नदी है बनास नदी, इसका उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियां हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन की आशा। कांकरोली और नाथद्वारा के मध्य यह अपवाह क्षेत्र से निकलती है और कुंभलगढ़ से मेवाड़ का जो पठार तक है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिलों से बिंगोद के पास बेडच नदी का पानी इसमें मिल जाता है और ये रामेश्वरम के पास में चंबल नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर लंबाई है और इसकी सहायक नदियां कोठारी, बेडच, खारी और मैनाल हैं। और बिंगोद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेडच और मैनाल, ये तीन नदियां हैं। बनास, बेडच और मैनाल नदियां आपस में मिल जाती है और वहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। देखो बनास की आशा, वन की आशा, अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियां कहाँ है ये? देखो ये वाले ये स्थान है। अरावली जो पर्वतमाला है कि यहाँ पे जो खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं ये उदयपुर के आसपास, राजसमंद के आसपास वाला इलाका है। यहाँ पे खमनोर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अभी जो कांकरोली है जो राजसमंद में है और नाथद्वारा भी क्या कहाँ है? राजसमंद में ही है। अब ये मान लो ये है राजसमंद और ये है कांकरोली, ठीक है। इसके मध्य का जो प्रवाह क्षेत्र इसमें से प्रवाहित होती हुई यह कुंभलगढ़ से मेवाड़ का पठार तक। अभी मेवाड़ का पठार कहाँ है? मेवाड़ किसे कहते हैं? उदयपुर, राजसमंद, इसके आसपास वाला जो एरिया है उसे कहते हैं मेवाड़ का पठार, जो कि कैसा है? पथरीला क्षेत्र है। ये दक्षिण की ओर बहती हुई, ये देखो दक्षिण की ओर बहती हुई चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों से अब ये आते हैं। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ जाता है। देखो ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आता है और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा एरिया में यह है बिंगोद के पास बेडच नदी का पानी ले लेती है। मान लो यहाँ पे बेडच नदी है, यहाँ से इसने पानी ले लिया। फिर ये रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। ये मान लिया सवाई माधोपुर है, ये सवाई माधोपुर है और सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है। सवाई माधोपुर में क्या है? रामेश्वरम, यहाँ पे ये मिल जाती हैं और फिर ये आगे चली जाती है, ठीक है।
फिर ये चंबल में मिल जाती है, कहाँ पे, रामेश्वरम के पास में। तो ये जहाँ से निकलती है, ये जितना राउंड काट के जा रही है चंबल में मिल रही है सवाई माधोपुर में, तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। अब इसकी सहायक जो नदियां हैं वो कोठारी है, बेडच है और खारी है और मेनाल है। कोठारी, बेडच, खारी और मेनाल, यह है नदी जो प्रमुख नदी है। इसकी जो सहायक नदियां जो इसमें आके मिलती हैं, इसमें आके मिलती हैं, इसमें आके मिलती हैं, इसकी जो सहायक नदियां कोठारी, बेडच, खारी और मेनाल प्रमुख है। और ये बिंगोद और मांडलगढ़ के मध्य है। अब ये बिंगोद और मांडलगढ़ के मध्य है। अब ये जो नदियां आती हैं, एक तो बनास है, एक बेडच है, एक मेनाल है। बनास, बेडच, मेनाल, ये तीन नदियां जहां पर आकर मिलती हैं वहां पे संगम बनता है, और उस संगम को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। कहां पे है ये, बिंगोद और मांडलगढ़ के मध्य त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, बनास, बेडच और मेनाल, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, संगम बनाती हैं। इसके बाद में जो नदी आती है, इसके बाद में जो नदी आती है वो है गंभीरी, बेडच, गंभीरी और बेडच। अब इन नदियों को हम शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। देखो, बेडच नदी है, सहायक नदी किसकी है, बेडच जो नदी है वो सहायक नदी है बनास नदी की, बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक, कौन सी नदी, बेडच नदी है, जो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां, से। ठीक, इसका दूसरा नाम है आयड़ नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, आयड़ नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, यह नदी उदय सागर झील से निकलती है, उदय सागर झील से निकलती है, तब इसे बेडच नदी कहा जाता है। कौन सी नदी, बेडच नदी कहा जाता है। ठीक, और इसकी कुल लंबाई है 190 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद, 190 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद बिंगोद के पास, कहां पे, बिंगोद के पास बनास में मिल जाती है। ठीक, दिशा कौन सी है इसकी, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आगे है नदी गंभीरी, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है।
प्रवाहित होती है और ये बेडच में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बेडच में मिल जाती है। आगे है कोठारी नदी। उद्गम उदयपुर के दिवेर नामक स्थान से निकलती है। टोटल लंबाई है इसकी 145 किलोमीटर। और इस नदी पर मेजा बांध स्थित है। और यह भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। ठीक है, आगे वाली नदी है बाणगंगा। बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये आगरा के फतेहपुर निकट यमुना में मिल जाती है। टोटल लंबाई है 380 किलोमीटर। और जयपुर नगर है पेयजल। इस नदी पर स्थित जमवारामगढ़ बांध से उपलब्ध करवाया जाता है। यह हमारी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है।